मित्रों नमस्कार। परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पाचन तंत्र पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वह अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था। ये दोनों ही जो तंत्र पढ़े थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक थे। इनमें से परीक्षा में मुख्यतः 2 या कभी कभी 3 प्रश्न भी आ जाते हैं। इनमें हमने देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं परीक्षा में, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आ सकते हैं, उनकी हमने चर्चा की थी। आपने भी वीडियो देखा है, आपको भी वीडियो में कहीं पे अगर कोई समस्या आई है तो आपने कमेंट किए हैं, नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो समझ में आएगा। आज हम आगे की कड़ी में चलते हैं और एक नए तंत्र की शुरुआत करते हैं। आगे का जो हमारा तंत्र है वह है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र भी मानव के महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। इसमें भी परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं 1 या 2 क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र है जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यह तंत्र क्या कार्य करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। मानव में जो उत्सर्जन अंग है वह एक महत्वपूर्ण अंगों में से हैं। इनमें से कौन कौन से अंग है वो सम्मिलित है। उत्सर्जन अंग के रूप में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, इसके अलावा और कौन से ऐसे अंग है जो क्या करते हैं उत्सर्जन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन एक वह क्रिया होती है जिसमें जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के पश्चात जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में भोजन के पाचन के पश्चात बनते हैं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? शरीर के लिए हानिकारक। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं? ये हानिकारक होते हैं। तो शरीर में भोजन के पाचन के पश्चात बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल। अर्थात नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो अपन कहेंगे कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। तो किसे कहेंगे उत्सर्जन, और उत्सर्जी पदार्थ किसे कहेंगे? तो शरीर में भोजन के पाचन के पश्चात बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन एक वह क्रिया होती है अर्थात जिसमें शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अब ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं ये क्या क्या होते हैं? देखिए ये जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ
क्या क्या होते हैं? ये यूरिया हो सकते हैं, अमोनिया होती है, यूरिक अम्ल होता है। मुख्यतः क्या क्या होता है? यूरिया हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, यूरिक अम्ल हो सकता है, यूरिको अम्ल हो सकता है। तो ये सारे के पदार्थ है वो नाइट्रोजन युक्त। ये इन सब में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पाए जाने के कारण ये क्या होती है? नाइट्रोजन युक्त है। तो नाइट्रोजन युक्त होने के कारण इनको अपन क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं अलग अलग जो प्राणी हैं वो अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का या उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो इनके आधार पर इन प्राणियों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ के त्यागने के आधार पर, किसके? उत्सर्जी पदार्थ के त्यागने के आधार पर प्राणियों को हम निम्न भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। जैसे देखिए, तो देखिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में देखिए, सबसे पहले अगर कोई प्राणी क्या कर रहा है? यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है। किसका उत्सर्जन कर रहा है? यूरिया का। तो यूरिया का जो प्राणी क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है, उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी। क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी। तो वे प्राणी जो यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, एमिनो मेथेनेमाइड। तो वे प्राणी जो यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब हमने बताया था, शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो वे प्राणी जो यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो यूरियोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं? अब प्रश्न आ जाता है कि बताइए, मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है? तो मनुष्य किसका त्याग करता है? यूरिया का। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मनुष्य जाति। इसमें अपन कह सकते हैं कि जैसे स्तनी वर्ग है, कौन सा वर्ग? स्तनी वर्ग या मेमेलिया है, वो किसके अंतर्गत आता है? यूरियोटेलिक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कुछ उभयचर प्राणी भी आते हैं। कौन आते हैं? उभयचर प्राणी भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। कुछ अलवणीय, कौन सी? अलवणीय मछलियाँ भी किसके अंतर्गत आती है? यूरियोटेलिक के अंतर्गत आती है। तो यूरियोटेलिक। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बताइए, मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है? तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। ठीक है। मनुष्य उत्सर्जन। अब देखिए, मनुष्य के अंदर क्या होता है कि मुख्यतः जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है वह अमोनिया बनता है। कौन सा बनता है? अमोनिया। अब देखिए, जो अमोनिया है यह बहुत हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है। इसको त्यागने के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य का जो यकृत है, जो लीवर है, जो जिगर है, जो कलेजा है, वह क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है। तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है? यूरियोटेलिक। कौन सा? यूरियोटेलिक। 2 नंबर देखिए, अमोनिया। तो वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका? अमोनिया का, उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी।
उत्सर्जी। तो इससे की ऐसी परिभाषा आ जाएगी कि वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया यानी NH3, क्या NH3, तो वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन आएंगे, देखिए एग्जाम्पल या उदाहरण कौन से आ जाएंगे इसके अंतर्गत। एक तो देखिए इसमें जो मुख्यतः जो जलीय प्राणी है, कौन से प्राणी, जलीय प्राणी, जलीय प्राणी, पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा, हाइड्रा, हाइड्रा जलीय प्राणी। इसके साथ साथ अपन देखते हैं जो अस्थिल और जो उपास्थिल, उपास्थिल मछलियाँ, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, ये अमोनिया के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि जो जलीय प्राणी है वह जल का अत्यधिक निष्कासन कर सकते हैं, इसलिए उसके शरीर में जल की कमी नहीं होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए क्या चाहिए, जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और जलीय प्राणी जो मुख्यतः होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अपन कहेंगे मुख्यतः मछलियाँ इसमें अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक, क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, मनुष्य जाति आ जाता है, उभयचर आ जाता है, कई प्रकार की अलवणीय मछलियाँ भी आ जाती है। प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि भाई अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले मुख्य प्राणी कौन से हैं, जलीय प्राणी। इसके बाद में 3 नंबर हम देखते हैं, तीसरा जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल। कौन सा है, यूरिक अम्ल। तो देखिए यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, तो वे प्राणी जो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ये यूरियोटेलिक है और ये यूरिकोटेलिक है, ध्यान रखना, यूरिकोटेलिक कहते हैं, अर्थात यूरिक अम्ल उत्सर्जी क्या कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। तो वे प्राणी जो मुख्यतः किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, किसका, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। अब यूरिकोटेलिक में मुख्यतः कौन आते हैं, देखिए यूरिकोटेलिक में मुख्यतः कौन आते हैं, एक तो जो कीट, पक्षी, जितने भी बर्ड्स हैं, बर्ड्स मुख्यतः किस में आएंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। तो वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ये इसमें मुख्यतः कीट आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है। और मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक। कीट मुख्यतः उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, यूरिकोटेलिक। और जो मुख्यतः अस्थिल और उपास्थिल मछलियाँ, हाइड्रा है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्रोटोजोआ है, कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वर्ग के जितने भी प्राणी हैं लगभग वो किस में आते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी के क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, इसमें एक मुख्यतः इसमें आपका केंचुआ भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कि भाई बताइए कि केंचुआ उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है। तो केंचुआ उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, अमोनोटेलिक प्राणी है, क्योंकि वह किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये हमारे उत्सर्जन के आधार पर इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। एक कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई एक वर्गीकरण और आता है जिसमें 4 नंबर आता है ग्वानोटेलिक। तो ग्वानोटेलिक क्या होता है, तो वे प्राणी जो मुख्यतः किसका उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिन का करते हैं। ग्वानिन एक नाइट्रोजनी क्षार है, क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। तो जो वे प्राणी जो किसका उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिन का, किसका, ग्वानिन। और ग्वानिन क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षार है, अर्थात नाइट्रोजनी क्षार इसका मतलब ये नाइट्रोजन युक्त है। तो इसमें मुख्यतः कौन आता है, मकड़ी। कौन आ जाएगा, मकड़ी यानी स्पाइडर,
स्पाइडर हो जाएगा, एक इसमें कौन आ जाएगा, मकड़ी के बाद में बिच्छू, कौन है, बिच्छू। तो बिच्छू है, मकड़ी है, ये उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे प्राणी है, ग्वानोटेलिक प्राणी है। तो इसमें परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो मनुष्य के बारे में पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक या ग्वानोटेलिक, ग्वानोटेलिक। तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक, ठीक है। बिच्छू और जो मकड़ी है ये किसका स्त्रवण करते हैं, किसका त्याग करते हैं, ग्वानिन का त्याग करते हैं। ग्वानिन क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, हाइड्रा, अस्थिल और उपास्थिल मछलियाँ ये किसका करते हैं, अमोनिया का। कीट और पक्षी मुख्यतः किसका करते हैं, यूरिक अम्ल का सक्रेशन त्याग करते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक प्राणी कहा गया है, ठीक है। तो उत्सर्जन की दृष्टि से हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में डिवाइड किया, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक और ग्वानोटेलिक, ये 4 वर्गीकरण करते हैं। तो मनुष्य उत्सर्जन की दृष्टि से कैसा प्राणी है, यूरियोटेलिक प्राणी है, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, जब मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन होता है, भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, टूटने के पश्चात जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। और ये जो पदार्थ है ये क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें मुख्यतः कौन भूमिका निभाता है, उत्सर्जन तंत्र भूमिका निभाता है। तो ये हो गए उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण। अब इसके पश्चात देखिए उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, तो देखिए उत्सर्जी अंगों की बात करें हम, उत्सर्जी अंग, तो उत्सर्जी अंगों में मुख्यतः क्या होती है, एक तो हमारे मुख्य किडनी होती है, क्या होती है, किडनी कह दो इसको, चाहे वृक कह दो, क्या कह दो, वृक, वर्षण मत कह देना, वृक, किडनी कह दो, वृक कह दो, या इसको गुर्दा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गुर्दा। इसके बाद में दूसरा जो उत्सर्जी अंग है वह है फेफड़े, क्या है, फेफड़े। इसके बाद में हम तीसरे उत्सर्जी अंग की बात करें तो त्वचा, त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। कई बार लीवर है, लीवर भी क्या है, उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि मनुष्य के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ बनता क्या है, अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया। और जो हमारा लीवर है या यकृत है या जो जिगर है, यह क्या करता है, अमोनिया को किस में बदल देता है, क्योंकि अमोनिया अत्यधिक हानिकारक पदार्थ है, ठीक है। यह लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम हानिकारक पदार्थ है, यहाँ ये लीवर के अंदर जो यूरिया बन जाता है, यह एक चक्र के द्वारा बनता है जिसका नाम है ऑर्निथीन चक्र। कौन सा चक्र, ऑर्निथीन चक्र, या इसको क्रेन्स हैंसलेट चक्र भी कहते हैं। क्रेन्स हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथीन चक्र के द्वारा अमोनिया किस में बदल जाता है, यूरिया में। और यह सारी की सारी क्रिया कहाँ संपादित होती है, यकृत में संपादित होती है, ठीक है। तो हमारा जो यकृत है, अब देखिए ये अमोनिया बनता कहाँ है, लीवर में, और अमोनिया को यूरिया में बदलता कौन है, लीवर ही बदलता है। कौन से चक्कर में बदलता है, कौन से चक्कर के द्वारा, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा या क्रेन्स हैंसलेट चक्र के द्वारा यह बदलता है। अब देखिए हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह कौन सा है, किडनी या वृक है। कौन सा है, किडनी या वृक है। अब देखिए किडनी या जो वृक है, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितने जोड़ी, एक जोड़ी। इनका रंग कैसा होता है,
रंग होता है गहरा लाल भूरा रंग होता है। आकार कैसा होता है किडनी का? आकार होता है सेम के बीज जैसा, सेम के बीज जैसा। अब इसका वजन कितना होता है? वजन होता है लगभग यह 120 से लेकर के 170 ग्राम तक होती है, ठीक है ना। औसतन अपन कहें तो लगभग 140 ग्राम की होती है। तो मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है? एक जोड़ी। रंग कैसा होता है? गहरा लाल भूरा रंग का होता है। आकार कैसा होता है? सेम के बीज के जैसा होता है। वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए, तो मनुष्य के कौन से क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के यह कमर क्षेत्र में। कहाँ पे? कमर क्षेत्र में पाई जाती है। जो दाईं किडनी है, दाईं किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर स्थित होती है और बाईं किडनी होती है वो थोड़ी नीचे स्थित होती है। तो कौन सी किडनी ऊपर होती है? दाईं किडनी, और बाईं किडनी थोड़ी नीचे स्थित होती है, ठीक है। अब देखिए, जो इसका आकार हो गया, रंग हो गया, वजन हो गया, ठीक है, और कौन से क्षेत्र में स्थित होती है? अपन कह सकते हैं कमर क्षेत्र में स्थित होती है, ठीक है ना। ये जैसे ही अपन देखते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, कौन सी? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। और इनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक किडनी की लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है यह। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है? यह चौड़ी होती है यह, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर यह मोटी होती है। तो लंबाई कितनी होती है किडनी की? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। मोटाई कितनी होती है? 2 से। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी हो गई? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो गई इसकी? 5 से 6 सेंटीमीटर। मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई कितनी हो गई? लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। तो यह हमारे शरीर में किडनी की क्या हो गई? जानकारी होगी। और जो किडनी होती है यह क्या होती है? मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। क्या होती है? मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग की भूमिका कौन निभाता है? किडनी निभाती है। अब देखिए, किडनी होती है वह क्या कार्य करती है? यह क्या करती है? हमारे जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, यकृत में जो यूरिया बनता है उस यूरिया को क्या करती है? रक्त वाहिनियों के द्वारा यहाँ वृक्क में आता है, और वृक्क क्या करता है? इस रक्त में मिले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। अर्थात अपन कह सकते हैं यह रक्त को छानती है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है, बताइए रक्त का शुद्धिकरण कौन से अंग में होता है? तो कई बार क्या कर देते हैं? फेफड़े कर देते हैं। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। कहाँ होता है? अगर वृक्क ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? फेफड़े हो जाएगा। तो रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग, रक्त का शुद्धिकरण करने वाला अंग। अब देखिए, हमारी जो किडनी है, किडनी की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है वह होती है नेफ्रॉन या व्रकाणु। तो किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। कौन से होते हैं? नेफ्रॉन, या इसको क्या बोलते हैं? व्रकाणु भी कहते हैं। तो व्रकाणु, एक किडनी में कितने व्रकाणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख। कितने? 10 से 12 लाख, अर्थात अपन कह सकते हैं लगभग 1 मिलियन
1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, जिनको हिंदी में वर्गाणु भी कहा जाता है। एक किडनी में लगभग कितने वर्गाणु पाए जाते हैं? लगभग 10 से 12 लाख वर्गाणु पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम किडनी की संरचना को देखें तो किडनी के अंदर मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। तो किडनी का जो बाहरी भाग होता है वह वलपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? वलपुट कहलाता है। किसका? किडनी का बाहरी भाग, किडनी का बाहरी भाग। और किडनी का जो आंतरिक भाग है वह क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। यह किडनी का आंतरिक भाग। तो किडनी के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। बाहरी भाग क्या कहलाता है? वलपुट या कोर्टेक्स कहलाता है। आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है। तो यह प्रश्न, अब इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न एक वजन पे बन सकता है कि बताइए किडनी का वजन है वो औसतन कितना होता है? लगभग 120 से 170 ग्राम होता है, तो 140 ग्राम होता है। ठीक है, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 1 जोड़ी पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? कमर क्षेत्र में पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। दाईं किडनी थोड़ी बड़ी, दाईं किडनी ऊपर और बाईं किडनी, बाईं कहाँ होती है? थोड़ी नीचे स्थित होती है। ठीक है, यह है इसकी लंबाई, यह इसकी चौड़ाई, यह इसकी मोटाई। ठीक है, एक वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। इसमें कितने वर्गाणु पाए जाते हैं? लगभग 1 मिलियन, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग की भूमिका कौन निभाता है? किडनी निभाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फेफड़े हैं और जो त्वचा है वे भी किस में भूमिका निभाते हैं? उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं। जो फेफड़े हैं, किडनी के बारे में अब पढ़ेंगे और पहला थोड़ा सा फेफड़ा बता देता हूँ। फेफड़ा क्या करता है? हमारे शरीर में वैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का यह उत्सर्जन नहीं करता। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के अलावा भी कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे अगर बात करें CO2 की, किसकी? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े क्या करते हैं? बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो बस इनकी इतनी सी भूमिका होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ऐसी गैस है जो शरीर में अगर इकट्ठी रह जाए तो हमारे शरीर को क्या हो जाती है? हानि होती है। इसलिए CO2 को भी बाहर निकालना जरूरी होता है। तो CO2 को बाहर कौन निकालता है? फेफड़े निकालते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं? 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाए जाते हैं? वक्ष भाग में पाए जाते हैं। तो फेफड़े मुख्यतः किसका निष्कासन करते हैं? CO2 का निष्कासन करते हैं। तो मैंने बताया था ना कि एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बताइए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, फेफड़ों में नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसलिए रक्त का शुद्धिकरण कौन से अंग में होता है? किडनी में होता है। अब उसके बाद में बात करते हैं त्वचा की। त्वचा, तो त्वचा भी क्या करता है? उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्वचा के द्वारा एक तो क्या निकाला जाता है? नमक बाहर निकलता है, NaCl। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में यूरिया भी निकलता है और एक क्या निकलता है? जल निकलता है। तो जल, यूरिया और नमक यह पसीने के साथ बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि पसीना आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जब गर्मियों के दिनों में शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण करने की यह एक बहुत बढ़िया तकनीक है। जब हमें पसीना आता है तो शरीर का तापमान है वो नियंत्रित रहता है। तो पसीने के द्वारा भी क्या निकलता है? नमक, यूरिया और जल निकाला जाता है, और जिससे शरीर का तापमान है वो स्थायी बना रहता है। मनुष्य शरीर का तापमान मैंने बताया था कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जिस समय हमने वर्षण पढ़े थे, वर्षण में आया था कि बताइए मनुष्य के जो वर्षण है
वो उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उदर गुहा वर्षण कोश में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वर्षण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है? कम होता है। तो ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। कौन कौन से? किडनी, फेफड़े और त्वचा। इसके अलावा मैंने आपको एक यकृत भी बताया था कि यकृत भी क्या है? उत्सर्जी अंगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें अमोनिया का निर्माण होता है और अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में बदला जाता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया? किडनी हो गया। ठीक है, तो ये है। अब आगे वाले वीडियो में हम इस किडनी के बारे में और इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।